हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी क्लासेस। यहाँ हम मैथ्स को सिंपल और इजी बना देते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रियल नंबर्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इस थ्योरम का जो स्टार्टिंग है वो हमने स्टार्ट किया था, इसमें प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स का यूज़ होगा, तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही डिवाइजर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। लाइक नेक्स्ट था को प्राइम नंबर्स। टू नोन जीरो इंटीजर्स आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था इसमें वो था कॉम्पोजिट नंबर्स, यानी जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कोई भी एक ऐसा इंटीजर उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं इफ इट हैज़ डिवाइजर्स अदर देन वन एंड द नंबर। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था 12 के हमने तीन फैक्टर्स लिखे थे, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3। तो आज हम इस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरम है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले अरिथमेटिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। अरिथमेटिक यानी कि नंबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम नंबर से रिलेटेड पढ़ते हैं वो सभी अरिथमेटिक में आती है। अब आज की जो हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि नंबर से रिलेटेड एक ऐसी थ्योरम जो काफ़ी बेसिक है और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। राइट, तो अब ये थ्योरम क्या कहती है, हमने अभी लास्ट क्लास में कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़े थे। राइट, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं हम उन्हें प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं ये यूनिक होता है, यानी अगर हम थ्योरम लिखें तो ये होता है एवरी composite number can be expressed as a product of primes and their factorization is unique। अब यहाँ यूनिक से क्या मतलब है? यूनिक का मतलब है कि एक ही तरीका इन्हें लिखने का होता है, बस ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। यानी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो यहाँ थ्योरम हमने लिखी है उसका कहने का क्या मतलब है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और उन्हें लिखने का जो तरीका है, जो उनका फैक्टराइजेशन हमारे पास आया है वो भी यूनिक होता है, यानी उन्हें लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 60। 60 एक कॉम्पोजिट नंबर है, यानी 1 और 60 के अलावा इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो 60 एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ। अब 60 को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 एंड मल्टीप्लाई विद 5। ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने इसे लिखा है। तो 60 एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं, और ये जो लिखने का तरीका है ये यूनिक है, यानी एक ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 था, हो सकता है कहीं पे ऐसा भी लिखा हो 2 इंटू 2, तो ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, लेकिन क्या नंबर्स चेंज हुए? जो प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे थे 60 के लिए, क्या वो नंबर्स चेंज हुए? नहीं, वो नंबर्स चेंज नहीं हुए हैं।
वो नंबर सेम है, बस जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ है। तो यही हमारी थ्योरम कहती है कि जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, और उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी उनको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। राइट? चलिए, अब हम जो हमारी थ्योरम है उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। थ्योरम को दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, जब हम थ्योरम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ आती है एग्जिस्टेंस, यानी कि जो थ्योरम हमने लिखी है वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यानी उसको आपने जैसे बताया है वैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई एग्जिस्टेंस की, यानी कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। हम थ्योरम में जैसे बोला कि हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। तो अब थ्योरम को प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने थ्योरम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस, यानी जो चीज़ हमने बताई है पहले तो हम उसे प्रूव करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में। दूसरा यूनिकनेस, यानी कि जैसे हमने थ्योरम में बताया था कि उसको लिखने का एक ही तरीका है, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है एग्जिस्टेंस की, यानी जैसा हमने बताया कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब नंबर तो हम थ्योरम प्रूव करने के लिए कोई लेंगे नहीं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ए इज अ कॉम्पोजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, यानी ए एक हमने कॉम्पोजिट नंबर लिया है जिसकी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अब ए जो है हमने एक नंबर लिया था, वैसे तो कॉम्पोजिट नंबर लिया है हमने, तो ऑब्वियस है कि उसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में ही होंगे। बट जस्ट इन केस अगर हम ये ले लेते हैं कि ए जो है वो एक प्राइम नंबर है, इफ ए इज अ प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको तो ये जो थ्योरम हमने बोली है ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। थ्योरम इज प्रूव्ड। प्रूव करने की ज़रूरत हमें कहाँ है, किस केस में? जब ए जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। इफ ए इज अ कॉम्पोजिट नंबर, अब ए अगर एक कॉम्पोजिट नंबर है तो इसका मतलब क्या है? देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर, कम से कम एक प्राइम नंबर तो होगा ही होगा। देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर, और उसको हम नाम दे देते हैं P1, सच दैट, कैसे? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है तो हमने लिख लिया a इज इक्वल्स टू P1 इंटू बी। कोई एक और नंबर हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। राइट? अब b हमने लिया है, सेम वही चीज़ आ जाएगी। इसमें भी हम क्या लेंगे b के केस में? केस फर्स्ट, इफ b इज प्राइम, अगर b प्राइम होगा, अगेन हमें ये थ्योरम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरम ऑलरेडी प्रूव्ड है, थ्योरम इज प्रूव्ड। बट प्रूव करने की ज़रूरत कहाँ है? इफ b इज कॉम्पोजिट, इफ b इज अ कॉम्पोजिट नंबर, अगर ये फिर वही बात आ जाती है, b अगर एक कॉम्पोजिट नंबर है देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है वैसे, देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर है, P1 हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं P2, सच दैट B इज इक्वल्स टू P2 इंटू, या C ले लेते हैं हम कोई नंबर।
अब देखिए बेटा, हमने a क्या लिया था, a इज इक्वल्स टू पी वन इंटू बी। अब b को भी हमने फिर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर में ब्रेक किया, वहां से फिर b का एक फैक्टर जो है p2 कंसीडर कर लिया, तो b इज इक्वल्स टू पी टू इंटू सी। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं डेट a इज इक्वल्स टू p1 तो वहाँ ऑलरेडी है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p2 इंटू सी, राइट। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम अब पहले। अब जो प्रोसेस हमने वहाँ किया था, हमने वहाँ b वाला पार्ट लिया था, डेट b इज इक्वल्स टू पी टू इंटू सी। सेम हम फिर c के लिए लेंगे, हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, तो बार बार हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे continuing द प्रोसेस अगेन। हम यहाँ से लिख सकते हैं डेट a इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 इंटू डी। सेम d के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, वहाँ पे हम p4 एक प्राइम नंबर ले लेंगे, फिर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p1 p2 p3 p4। अगेन प्रोसेस तो हमें कंटिन्यू करना ही करना है, यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 p4 p5 इंटू f। तो ऐसे हम यहाँ पे आगे कंसीडर करते रहेंगे, राइट। लेकिन हमें ज़्यादा नंबर्स लिखने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। हम क्या करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन आई है, यहीं से अब हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखेंगे। यहाँ जो ये p1 p2 आए हैं, ये क्या थे बेटा, प्राइम नंबर्स थे, वेयर p1 p2 p3 p4 आर प्राइम। ये प्राइम नंबर्स कंसीडर किए थे हमने। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमने ये ए बी सी डी लिए थे, यहाँ से हमें पता चलता है डेट ए इज़ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी एंड डी इज़ ग्रेटर देन ई, राइट। हेंस अब यहाँ से हम क्या चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, डेट ए बी सी डी एंड ई they form a decreasing sequence। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही तो बना रहे हैं, ए सबसे बड़ा था, फिर बी, फिर सी, फिर डी और ई, यहाँ पे हमने सबसे छोटा नंबर लिया है। सो दे आर फॉर्मिंग अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहें कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद, क्या होगा, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स we will arrive at prime Pn। हमने प्राइम नंबर्स p1 p2 p3 p4 p5 p6 एंड अप टू सो ऑन, तो हमने कंसीडर कर लिया कि अगर हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कुछ स्टेप्स के बाद हम pn एक प्राइम नंबर पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो हम वहाँ से क्या लिखेंगे, हम वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, वो है a इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 एंड अप टू pn। यानी कि जो हमने कॉम्पोजिट नंबर लिया था उनको हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था कि अगर आप एक कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं तो उस कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। तो हमारी जो थ्योरम थी, जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था यानी एग्जिस्टेंस, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि जो हमने थ्योरम बताई थी वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है एग्जाम्स में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए, तो अब हम इस थ्योरम के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जिसे कहते हैं यूनिकनेस। अब यूनिकनेस क्या होता है? यूनिकनेस का मतलब है एक ही तरीका है इसे लिखने का, बस जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, राइट? यहाँ पे हम हिंदी में ही लिख लेते हैं, एक ही तरीका होता है, इसका ये मतलब है यूनिक है, एक ही टाइप से आप इसे लिख सकते हैं। हाँ, बस इसके जो ऑर्डर हैं वो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई भी अगर हम नंबर हमने लिया था, लाइक 60 हमने एक नंबर लिया था, तो 60 को वैसे हम 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखते हैं। तो ये ही एक तरीका है इसे लिखने का, 60 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। हाँ, इसमें आप ऑर्डर भले ही चेंज हो सकता है, यानी कि ऐसे हो सकता है 5 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। देखिए नंबर्स वही हैं, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसमें यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हमने अभी अभी प्रूव किया कि ए जो है वो हमने P1 P2 P3 एंड अप टू Pn हम इस फॉर्म में से लिख सकते हैं। अब हमने इसे प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये कंसीडर कर लिया कि a को हम Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qm ऐसे भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, राइट? यानी हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया है, लेट a, जो कि हमने एक कॉम्पोजिट नंबर लिया था, कैन बी रिटन इन टू वेज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि हमने ये कंसीडर कर लिया पहले कि जो हमने कॉम्पोजिट नंबर लिया था उसको प्राइम के प्रोडक्ट के हिसाब से हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका हमने अभी सॉल्व करके दिखाया था, प्रूफ किया था, और दूसरा तरीका हमने खुद से कंसीडर किया है, a इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 एंड Qm, जहाँ Q1 Q2 Q3 जो है वो क्या है, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल, यानी P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड अप टू Pn इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qm, राइट? ये हमारे पास एक और इक्वेशन आई है, हम इसे काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, राइट? अब एक चीज़ यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे वो ये है कि m जो है वो n से बड़ा है, हमने ये चीज़ यहाँ कंसीडर कर ली, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स P1 P2 P3 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qm, और हमने यहाँ क्या बोला, m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा है n से, यानी कि जो ये वाले टर्म्स है, n वाले जो टर्म्स होंगे वो सारे यहाँ तो लाई करेंगे ही करेंगे, और वो m से छोटे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, पहले एक टर्म के लिए लेते हैं, डेट P1 इज वन ऑफ द QI से ले लेते हैं कि P1 जो है वो QI टर्म्स का, जो हमारे पास पूरा सीक्वेंस है QI का, उसमें से कोई एक टर्म है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू वन ऑफ QI, ठीक है, यही हमने बोला था, वन ऑफ Qi है, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, डेट P1 इज इक्वल्स टू Q1। यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हमने अभी अभी प्रूव करके आए थे हम एग्जिस्टेंस में कि a इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn। फिर हमने ये चीज़ यहाँ कंसीडर करी है कि हम जो कॉम्पोजिट नंबर हमने a लिया था उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दूसरा तरीका हमने Q1 Q2 Q3 वाला ले लिया। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट साइड तो इक्वल है, तो दोनों राइट साइड भी इक्वल होंगे, हमने यहाँ से वैल्यूज लिख ली। बट
अब m और n में हमने कंसीडर किया था, तो हमने ये चीज़ कंसीडर कर ली डेट m इज़ ग्रेटर देन n, यानी ये नंबर ऐसे हो जाएगा, जो सपोज करो 6 इज ग्रेटर देन 2। अब ऑब्वियस है कि जो 2 के बाद वाले नंबर्स हैं यानी 3 4 5, वो सारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ तो लाई करेंगे ही करेंगे, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है। P1 जो है यानी n वाले जो टर्म्स हैं वो यहाँ Q वाले टर्म्स में तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, तो P1 इज वन ऑफ द QI, ये हमने कंसीडर कर लिया, राइट। तो P1 इज इक्वल्स टू Q1, ये हमने यहाँ लिख लिया है। यहाँ तक उम्मीद है सभी को समझ में आएगा। इस थ्योरम का हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको प्रूव करने के लिए थ्योरम आ जाती है, और आपको उसमें यूनिकनेस भी प्रूव करनी है, सिर्फ एग्जिस्टेंस से काम नहीं चलता है, राइट। तो वहाँ हमने लिखा था P1 इज इक्वल्स टू Q1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने थर्ड ली थी उसमें से हम रिमूव कर देंगे इन दोनों को, रिमूव P1 and Q1 from both sides of इक्वेशन थर्ड। जो थर्ड इक्वेशन ली थी उसमें से P1 एंड Q1 दोनों साइड से रिमूव कर दिया। जैसे ही हमने रिमूव किया, P1 रिमूव हुआ है तो P2, P3, P4 एंड अप टू Pn, ये इक्वल है हमारे पास। Q1 भी रिमूव हो गया, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू Qm, अब हमारे पास ये आ गया है, राइट। फिर दोबारा से हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्योंकि जो पी आई है वो क्यू आई वाले टर्म्स हैं, तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। एक टाइम बाद हमारे पास जो नंबर्स हैं वो p वाले तो सारे रिमूव ही हो जाएंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू Q2, P3 इज इक्वल्स टू Q3, P4 इज इक्वल्स टू Q4 एंड अप टू, अब यहाँ से देखिए PM इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा QM, राइट। यहाँ हमारे पास ये गलत हो गया थोड़ा सा, हमने Pn लिया था, तो Pn इज इक्वल्स टू Qn, यानी पहले n वाले टर्म्स हटेंगे ना बेटा सारे, क्योंकि m हमने क्या कंसीडर किया, डेट m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो सारे पहले जो n वाले टर्म्स थे और q वाले, ये सारे जो इक्वल हैं ये हमें हटाने भी हैं। अब तो पहले तो हमने इक्वल लिख दिया कि ये सभी इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ किया था, इक्वल करने के बाद जो इक्वेशन थी हमारी उसमें से हमने रिमूव किया है। अगेन हम सेम प्रोसेस यही करेंगे, रिमूविंग ऑल द इक्वल फैक्टर्स। जो इक्वल फैक्टर्स हमने लिए हैं उन सभी को हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से। अब लेफ्ट साइड में तो बेटा हमारे पास सिर्फ p वाले फैक्टर्स थे, अब p वाले तो सारे ही हट गए, P1, P2, P3, P4 अप टू Pn। तो मल्टीप्लीकेशन में तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर बचा, वो है 1, और 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से जो q वाले फैक्टर्स थे n तक वो सारे हट गए, P1, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। अब n तक तो हट गए हैं Qn, तो अब कौन से बचे हमारे पास, Qn प्लस 1 इंटू Qn प्लस 2 इंटू Qn प्लस 3 इंटू एंड अप टू Qm। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, ये हमने क्यों लिया था, क्योंकि m जो है वो बड़ा है n से, ये बात आपको पहले ही बताई थी, राइट। अब 1 का हमें पता है कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, बट देयर इज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 1। 1 का तो कोई प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर m इज ग्रेटर देन n, m जो है वो n से बड़ा है, एंड सिमिलरली
n इज ग्रेटर इक्वल्स टू m। अब यहाँ ये तो दोनों ही बातें सही हो गई, m इज ग्रेटर इक्वल्स टू n और वी कैन से दैट n इज ग्रेटर इक्वल्स टू m। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या चीज लिख सकते हैं, दैट m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, कि m और n की जो वैल्यू है वो दोनों ही सेम है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो थ्योरम थी हमारी वो प्रूव होती है। दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस of the prime factors of a। यही तो हमने नंबर लिया था एक, तो ये प्रूव करता है existence and uniqueness of the prime factors of a। आई होप ये थ्योरम आप सभी को समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी है। देखो मैथ्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स हो या साइंस हो, वो हमारे आसपास होने वाली चीज़ों में से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये थ्योरम पढ़ी है, राइट, कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड है, तो इसका हमारा यूज़ भी होगा, ऑब्वियस है। तो वो यूजेस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी एप्लीकेशंस हम पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारे आसपास ही प्रेजेंट होती हैं, बस थोड़ा सा हमें देखना होता है, राइट। तो सबसे पहले हमने कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, तो उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सबसे पहली चीज़ टू फाइंड HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के उससे हम इसे देखते हैं अभी। 36 को जब हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 3, राइट, दिस इज 36। 48 के लिए हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, दिस इज 48। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन इसमें क्या क्या आए हैं, फर्स्ट कॉमन, then second common, and then this 3. So this is the common factor. Common factors are 2 × 2 × 3. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, तो आप लिखेंगे 2 to the power 2 × 3, यानी हमारा आंसर हो गया 12। अब ये हमने जो नंबर्स हमें गिवन थे, हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, यानी प्राइम नंबर्स की हेल्प से जो फैक्टर्स हैं उनको ब्रेक किया और उसका HCF जो है वो फाइंड किया। सेकंड, टू फाइंड LCM। LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, सेम यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज़ करेंगे, और एलसीएम के लिए इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको कंसीडर करते हैं, राइट। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 इंटू, अगर हम यहाँ नंबर लें तो सेम नंबर लेते हैं 36 एंड 48। 36 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, देन 48 इज 2 to the power 4 इंटू 3। एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, यानी अगर हम 2 की बात करें तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 to the power 4 इंटू, अब 3 में 3 to the power 2 की पावर जो है वो हाईएस्ट है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 144। तो ये था हमारे पास सेकेंड यूज इसका। अब थर्ड यूज भी है, और इस चैप्टर में काफ़ी यूज भी होने वाला है। थर्ड यूज क्या है, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है P/Q, तो डिनोमिनेटर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, किसको, डिनोमिनेटर को, यानी Q को, और उसमें आपके पास 2 और 5 आ जाए, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है,
टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। तो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझा, उसके जो एप्लीकेशंस थी वो हमने पढ़ी हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करें। ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एचसीएफ और एलसीएम। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।